Hello everyone and hello students. We are here for another lecture of Newton's laws of motions, and we are going to do part 2, that is for tension in strings and rope. So see, we will be taking few more problems today और फिर उसके बेसिस पे हम लोग और आगे के लेक्चर प्लान करेंगे। तो चलिए आज लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। So we are here for tension in strings and rope part 2. So let's go to the next page and do the numericals. So we have a first question here. Find acceleration of masses, tension in strings, and tension at joints shown by black line. You see there are two masses, 2 kilogram का एक मास है और 5 kilogram का एक मास है. Length of this 5 kilogram is 20 centimeter and this 2 kilogram is of 10 centimeter. And this is a connecting thread. This thread is massless and we are pulling this system by a force of 20 Newton, and this whole system is lying on floor, and that floor is having no friction. Assumptions given: no friction, massless and inextensible thread, uh, thread wise I should say, and mass of blocks uniformly distributed. पूरा ये मास जो है इस पूरे लेंथ पे और इस पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमसे पूछा क्या गया, एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, टेंशन इन स्ट्रिंग, tension in string I should say, and tensions at joints shown by black line. यहाँ और यहाँ पे हमें टेंशन निकालना है. So we can very simply start doing this question by like ये solution की तरफ चल रहे हैं हम लोग. So what we are going to do is like this is 2 kilogram mass and आपने इस पे और ये 5 किलोग्राम मास है, इस पे 20 न्यूटन लगाया. तो इनके टेंशंस की बारी यहाँ और यहाँ टेंशन निकालने के लिए हम थोड़ी देर बाद में सोचेंगे. पहले इसको ट्रीट कर लेते हैं, ये एक्सेलरेशन कितना होगा और यहाँ थ्रेड में टेंशन कितना होगा. देन वी विल थिंक व्हाट इज टू बी डन इन दैट पार्ट. सो इट इज, अब वी ऑल नो फ्री बॉडी डायग्राम और हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना करके सॉल्व करना आता है. तो हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस. एक बॉडी ये मान लिया 2 किलोग्राम का और दूसरा बॉडी है 5 किलोग्राम का, ये मान लिया. और यहाँ पे हमने बोला कि भाई यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है, ये टेंशन इस जगह के टेंशन को टी मान रहे हैं हम लोग. और यहाँ पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लग गया है और इसका mg ऐसे लग रहा होगा जो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाता होगा. इसका mg ऐसे लग रहा होगा इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा है. दिस इज 2g, यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लिया. दिस इज 5g, इसके नॉर्मल रिएक्शन को n2 मान लिया. इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं. दिस मास इज 2 kg एंड दिस मास इज 5 kg. सो आवर equation says that 20 minus t, this 20 minus t is equal to 5a, and here t is equal to 2a, and this comes out 20 is equal to 7a. Therefore a is equal to 20 by 7 meter per second square. And now from here we can find this tension, that is 2 into a, that is 20 by 7, that is 40 by 7 Newton. This is the tension in this string. So ये दो parts तो हो गया जी. एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये जो एक्सेलरेशन निकाला यही सबका एक्सेलरेशन होगा. आई मीन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो गया. एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 20 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब बचा क्या इस क्वेश्चन में, दो पार्ट तो कर दिया. इस ब्लैक लाइन पे और इस ब्लैक लाइन पे हमें टेंशन निकालना है. सो आई एम टेकिंग यू टू रियलाइज कि ऐसा भी हो, ऐसा तो होता नहीं होगा कि आप यहाँ से कोई फोर्स लगाते होंगे तो ये इकट्ठे ये सीधा यहाँ चला जाता होगा फोर्स. भाई यहाँ पे आपने खींचा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को, इस तरीके से हर जगह खींचता जा रहा होगा. तो डेफिनेटली हर जगह टेंशन होगा भाई. तो यहाँ चूंकि ये एक बॉडी है और इसके पास मास है और इसका एक लेंथ है, ये मास इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से. तो यहाँ का जो टेंशन होगा और यहाँ का जो टेंशन होगा, यहाँ का जो टेंशन होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा अंदर अंदर. हाँ वो अलग बात है कि यहाँ जो टेंशन आएगा और यहाँ से यहाँ मासलेस थ्रेड है तो इसमें हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा. फिर यहाँ जो टेंशन आ गया, फिर भैया यहाँ पे ये टेंशन इसके अंदर क्या होगा, अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह पे अलग जगह पे अलग जगह पे अलग अलग टेंशन होगा. तो हमें सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तो तरीका ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, लेट्स टेक दिस, इसको 4 मासेस मान लें. ऐसे मान लेते हैं कि भैया देखो ये 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम का एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया. भाई दिस इज 2 किलोग्राम वाले को आपने सोच लिया कुछ ऐसे ऐसे, और दूसरे केस में ये 5 किलोग्राम वाले का पोर्शन सोच लिया और ये दूसरा पोर्शन उसको ऐसे समझ लिया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे समझ लिया. अब देखो अगर ऐसे मान लेते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है भाई.
ये टोटल हमारे पास कितना था, कितना सेंटीमीटर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर से यहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे ब्लैक लाइन है, 2 सेंटीमीटर पे, और यहाँ 8 पे है, तो ये हमारे लिए 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये टोटल मास 5 केजी था, और ये 2 सेंटीमीटर है हमारे लिए, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, नो दिस इज 8 सेंटीमीटर, और ये टोटल मास 2 केजी है। तो अगर 2 किलोग्राम को 10 सेंटीमीटर पे आपने डिवाइड कर दिया, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, 16 बटा में, आई मीन 2 इंटू, आई सेड दैट 2 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 8, 16/10, दैट इज 1.6 किलोग्राम मास ये हो गया, और दिस इज हाउ 0.4 केजी मास हो गया, ऐसे समझ लेना है। फिर ये टोटल 20 किलोग्राम था, तो 20 किलोग्राम को आपने किस पे डिवाइड किया, 20 सेंटीमीटर पे, और इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 20 इंटू 12 डिवाइड, सॉरी 5 इंटू 5 किलोग्राम इंटू 12/20, तो ये कितना हो गया, ये नीचे ये 5 हो गया, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि लाइक 4 से काटेंगे आप तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 टूट गया, यानी कि ये 3 केजी हो गया, और ये 2 केजी मास हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ का ब्लैक लाइन का मतलब यहाँ के टेंशन की आप बात कर रहे हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे आपने T1 मान लिया, और यहाँ पे जो टेंशन है उसको आपने T2 मान लिया, यानी कि दोनों तरीके से, इधर वाला ये वाला T2 ये लगाएगा, यानी कि इस पे T2 इसने लगाया, और इस बॉडी ने इस पे इधर अपोज कर दिया। तो सो सिंपल नाउ, और यहाँ का टेंशन आपको मालूम हो गया, और यहाँ का टेंशन मालूम है। ये टेंशन अभी आपने जो निकाला टी, जो यहाँ पे निकाला टी 40/7, सो दिस इज 40/7, और यहाँ पे टी 40/7 है। सो यू कैन डू इट नाउ वेरी इजिली, नो, लेट सपोज दिस टी इज नोन टू यू। चलो अब ये T2 निकालना है, बड़ा आसानी से निकाला जाएगा, कैसे, ये T2 यानी कि यहाँ के टेंशन की बात करें तो यहाँ का जो T2 होना चाहिए वो इस पीछे वाले मास को एक्सेलरेट कराने में यूज होना चाहिए। तो यहाँ मास कितना है, 0.4 kg, और इसका एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला भैया, 20/7, सो दैट इज 20/7 मल्टीप्लाई, तो ये 20 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 8 आ गया, एंड दैट इज 8/7 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे इस ब्लैक थ्रेड पे हो गया, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे का टेंशन निकाल दो। ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड टेंशन हियर, ये T1 की वैल्यूज निकालने में इंटरेस्टेड हो आप, तो आप और यहाँ का टेंशन टी ले सकते हो। अब यहाँ पे T1 और यहाँ T1 माइनस टी इज इक्वल टू 2a करो, या यहाँ पे फोर्स आपको आपने जो लगा रखा दैट फोर्स माइनस T1 इज इक्वल टू 3 × a कर दो, कैसे भी कर लो। तो लेट सपोज T1 माइनस टी इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2, मास तो निकाल लिया 2 किलोग्राम है ये, इंटू a इज हाउ मच, 20/7, राइट। सो दिस T1 इज इक्वल टू, नाउ ये t इधर चला गया, ये आ गया दिस T1, या ये एक्सेलरेशन 20/7 था, और ये आया 40/7 हमारे पास। सो दिस इज 40/7 टी आ गया, और ये भी कितना आ गया, 40/7। सो दिस कम्स आउट, आपको ये समझ में आया होगा, ये 2 किलोग्राम का मास है, तो इसका T1 इस T से 2a बड़ा होना चाहिए, T1 T से 2a बड़ा होना चाहिए, और a हमें मालूम है, तो T1 माइनस 2 × a लिखा हुआ है। एक बार ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, T1 minus T is equal to 2 into A लिखा हुआ है, that's what it is being written. So now यहाँ से T1 is equal to 40/7, 40/7, so this comes out 80/7 न्यूटन, so T1 की वैल्यू आ गई 80/7 न्यूटन। So आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, what is new thing you are learning? You are learning that कि ओके हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जहाँ पे हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ सकता है। दिस इज फर्स्ट थिंग, लाइक मासेस के अंदर में ये नहीं करके अरे यहाँ से यहाँ तक हर जगह टेंशन सेम होना चाहिए, नो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मास इज आल्सो मेड ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, व्हेन यू आर पुलिंग दिस, तो आपने यहाँ के पार्टिकल को खींचने की कोशिश किया, वो अपने पास वाले को, वो अपने पास वाले को, धीरे 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 ट्रांसफर होता जाता हुआ, तो इस बीच में जो ये फोर्स है ये थोड़ा यहाँ और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, इस तरीके से ऐसे 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 यहाँ कुछ और आ जाएगा। हाँ ये मासलेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। So this is what we have learned, this question number 1. Now we would like to go to question number 2 and solve that. So let's go to next page to have question number 2. So now we have question number 2, which says that find force applied by 10 kg on 20 kg, find force applied by 30 kg on 20 kg. So this is 10 kg, 20 kg and 30 kg, and these all bodies are in contact to each other. And somebody is applying a force of 100 Newton over here, and now we have to find कि इस 10 kg ने 20 पे कितना फोर्स लगाया और इस 30 kg ने 20 पे कितना फोर्स लगाया।
So the question has been changed little, I mean, but it's same thing. अभी जो पीछे क्वेश्चन आपने पढ़ा उस क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, and we want that you should think quickly to solve this question. So how can you do it? So let's write solution here, and हम इतनी सी जगह में इसको खत्म कर देते हैं. So see, these all are interconnected bodies and they do not have thread. अगर thread होता भी तो massless thread हम मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते. तो आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 30 केजी, 20 केजी और 10 केजी पे. सो टोटल इनको अगर एक मास मान लिया जाए, सो विल से दैट दिस इज 60 केजी, यानी कि 30 प्लस 20 प्लस 10 केजी, दिस इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू ma. जो फोर्स आपने लगाया ये ma के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका mg इसके नॉर्मल रिएक्शन से, इसका mg इसके नॉर्मल रिएक्शन से, इसका mg इसके नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट. तो जस्ट टू मेक यू फील व्हाट आई एम सेइंग कि इसका mg उसके नॉर्मल रिएक्शन से, तो आप जरा, या, so I'm saying that okay, this is a single one and that is not we like, so let's take this one. Yeah, so something like this. यहाँ पे mg normal reaction, इसका mg normal reaction, इसका mg normal reaction, ये सब cancel हो जाएंगे. So what I said is like 10 kg, 10g and n1. This is 20g and n2. This is 30g and n3. भाई ये तो कैंसिल हो जाएंगे. तो भाई इनके बीच में ये इंटरकनेक्टेड बॉडी है, ये आपने फोर्स लगाया और आपने देखा ही कि टेंशन इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है या इंटर रिस्टोरिंग फोर्स होता है या इंटरनल फोर्सेस होता है. तो आप सीधा सीधा F इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं, और therefore this F can, I mean A can be written as this is F divided by how much, 60, and how much F is 100, so 100 by 60, so that comes out 10 by 6, and 10 by 6 बोले तो 5 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया. सो 10 केजी को आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और 10 केजी ने 20 पे लगाया होगा, 20 ने 100 10 केजी के ऊपर लगा रखा होगा. सो यू वांट टू नो दैट कि हाउ मच 10 केजी ने लगाया 20 के ऊपर. सो इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, जितना 10 ने 20 पे लगाया होगा 20 ने 10 के ऊपर उतना ही लगाया होगा. तो आप 10 केजी के लिए, आप इस 10 केजी की बॉडी के लिए 100 न्यूटन का आपने फोर्स इधर से लगाया, और इस 20 ने इसके ऊपर जो लगाया उसको आप टी लिख लीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, that is 10 into acceleration, that is 5 by 3. तो ये अब यहाँ से ये t आपने मान लिया, इसको t1 मान लिया. This t1 is equal to now how, 100 minus 50 by 3. This is 100 and this is 50 by 3. So this comes out now 200 minus 50, 200, sorry, 300 minus the 100 minus 50 by 3. So this is 300 minus 50, that is 250 by 3. This is the Newton, the first one. अब T1 निकाल लिया गया. अब now what we are saying is that कि 30 केजी पे ने 20 पे कितना लगाया, तो 20 ने 30 पे जितना लगाया होगा वो सेम होगा, और जो 20 ने 30 पे लगाया होगा वो टेंशन जो फोर्स होगा वही 30 को एक्सेलरेशन मिल रहा होगा कितना, इतने के बराबर. सो डायरेक्टली T2 कैन बी, यानी कि यहाँ के T2 की बात करें तो दैट कैन बी रिटन एज 30 into A, that is 5 by 3. So this is one, I mean you can write this is 50 Newton, this is T2 is equal to 50 Newton. That's what the answer is. So इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, and I hope you all have understood. So let's go to the next page and write the another question. So this is the question we have now. This is 5 kg mass, 4 kg mass and 2 kg mass is there. These three masses are placed, 2 kg, 5 kg and 4 kg. There's, अब मैंने दो के बजाय तीन पुलिस ये लेना स्टार्ट किया आपके लिए. दिस इज P1, P2 एंड P3 पुलिस. यहाँ पे एजम्पशंस दे रखे, फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना है जो भी है, फ्रिक्शनलेस पुलिस है, एंड इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग्स है जो इसमें इन्वॉल्व है. यहाँ पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा गया है. पूछा रहा फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 केजी एंड 5 केजी, और टेंशन इन स्ट्रिंग्स आपको बोला है बाद में निकालना है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इट, we can do it in a very small time. I mean, this should not take much time for us to solve it. One, here is a 40 Newton, 4G, 40 Newton. Either opposition force is how much, 10 Newton. So net force on this system, whole system is 30 Newton. 40 minus 10, that is 30, and divided by how much mass, 4 and 5, 9 and 2, 11. So this is the acceleration. Itna meter per second square. This is the acceleration. And now, once we know the acceleration, like it is being said, 4 kg per net force was out. So this 4 kg is going down.
सो नेट फोर्स इज व्हाट, सो दिस 4 केजी पे नेट फोर्स जो आपको बताना है वो आप 4 इंटू 30/11 न्यूटन, एंड अगर 5 केजी पे पूछा गया है so that is 5 into 30/11 Newton. That's all. Now, if somebody is saying find tension, ये आप लोगों को समझ में आ गया, मुझे इक्वेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 40 न्यूटन लग रहा है, ये mg नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ T1 T2 होगा, ये सब अब करने की जरूरत नहीं है, दैट डायरेक्ट वी कैन थिंक ऑफ इट. एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, अब आपको टेंशन इन स्ट्रिंग पता करना है. तो 4 केजी पे टेंशन इन स्ट्रिंग पता करना है, ये बॉडी किधर जा रही है, नीचे, इधर कितना लग रहा है 40, इधर क्या लग रहा होगा टेंशन T1. सो वी कैन से इस टेंशन को T1 मान लिया, यहाँ पे ये T1 हो गया, ये T1 हो गया और ये T1 हो गया, समथिंग लाइक दिस. एंड हियर वी टेक इट T2 एंड दिस इज T2, this is T2 and this is T2, and the same tension here also, T2 and T2. एक ही स्ट्रिंग है इसलिए हर जगह ये यहाँ टेंशन T2 हो गया, ये दूसरा स्ट्रिंग है T1. सो अब आपको 4 केजी पे निकालना है, आई मीन दिस इज T1 यू हैव टू फाइंड, और इधर 4G है. सो दिस इज गोइंग डाउन, सो वी यू कैन सिंपली से दैट 4G minus T1 is equal to 4 into what, 30/11. That's what, therefore T1 is how much now, so this T1 is equal to 40 minus 120 by 11. So now you can solve it and answer you can quote. Okay, so this is 11 into 4, 440. 440 minus 120. This is 44, 440 minus 120. So this is 440 minus 120 is 320/11 Newton. That's what the answer is. T1 निकाल दिया आपने, और अब आपको T2 चाहिए. So you can look from here or you can look from here. Anyway, आसान ये दिख रहा है, you can do it very simply from here. So T2 minus 10 is equal to how much? This 10 into acceleration, that is 30/11. So this T2 is equal to how much now? So this 10 goes this side 10, and this is 300/11. So this is now 110. 11 into 10, that is 110. So this is 410/11 Newton. That's how this question is done. अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. एंड पीछे जो मैंने यहाँ पे ये एक्सेलरेशन निकाला, नेट फोर्स, अपनी की आप इक्वेशन लगा करके लिखिए, तब भी यहीं पे पहुंचेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब जो पीछे आपने 3 क्वेश्चंस किया है, इस लेक्चर में क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्रेजुअली उसका जो स्ट्रेंथ होएगा वो थोड़ा अच्छा होता जाएगा एंड थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा. तो यू हैव टू बी, मैं आपको इस लेक्चर को धीरे धीरे पेश कर रहा हूँ मैं. लेट्स सी हियर नाउ. So this is 2 kg and 5 kg, and there is a rope now. This is not a string, this is a rope. And this rope has a 0.6 kg का मास है, यानी कि 600 ग्राम है. और A पे और B पे, यानी कि आप यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल सेपरेशन. सो A पे और B पे आपको टेंशन पता करना है, और आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया है कितने का, 100 न्यूटन का. व्हाट यू वुड नीड टू आंसर इज A और B पे आपको A और B पे टेंशन निकालना है. So what we are going to do, how to find tension at A and tension at B. So we will just think of like फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा सा वैसे सोच लें, या सीधा सा एक क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इस तरीके का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझाना ज्यादा अच्छा होगा. तो चलो जी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे ये इस बॉडी को ले लिया, ये इस 5 kg की बॉडी हमने ले ली यहाँ पे. दिस वी हैव टेकन अ 5 kg बॉडी हियर. ये 5 kg बॉडी का ले लेंगे, और यहाँ पे ये रोप ले लेंगे हम, और इस रोप की बात कर लेंगे कि ये हमारा रोप है, इस रोप की बात कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस. दिस इज व्हाट, यानी कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग ले लेंगे. अब आप जल्दी से देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे. सो हियर व्हाट वी आर सेइंग इज कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया है कितने का, 100 न्यूटन का. ओके, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस जगह पे, यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, जो इस जगह का टेंशन होगा, और एक mg भी फोर्स लगेगा इसका यहाँ पे, इसके लिए. ऑल राइट, नाउ हियर व्हाट विल हैपन, इसके ऊपर एक टेंशन T यहाँ से लगेगा, इस जगह का टेंशन होगा. इसका यहाँ क्या लगेगा, ये 5G लगेगा, और तो इस पे कुछ नहीं लगने वाला है, यहाँ एक टेंशन लगेगा. अब रस्सी की बात करें, तो इस रस्सी को हम 3 पार्ट में फ्रैगमेंट करें अगर, लेट्स डू इट लाइक दिस. तो
हम ये मान के चलते हैं कि इस रस्सी को आपने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। लेट सपोज यहाँ पे ये आपका पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट बी हो गया। तो अब यहाँ पे और ये इस पॉइंट ए की बात करें और ये टॉप है इसका, ये जो टॉप पे जो टेंशन होगा ये वाला टी, अगर ये टी है हमारा, ये टी है, तो यहाँ टेंशन टी होगा, दिस विल बी टी। यहाँ पे जो टी लग रहा होगा ये टेंशन टी होगा। यहाँ की बात करें, अगर यहाँ के टेंशन को आपने टी1 मान लिया, टी1 मान लिया, तो इधर वाला टेंशन भी क्या होगा, टी1 होगा। यहाँ पे टी1 ले लिया और यहाँ पे टी2 एंड टी2 ले लिया। समझ गए? यानी कि इस पे कंसिडर करोगे तो टी2 नीचे, इस पे कंसिडर करोगे तो टी2 आप, तो यहाँ टी1 और टी2 ऐसे करके ले लिया। अब दिस इज 2 kg एंड दिस इज 5 kg, ये 5 kg है एंड ये 2 kg बॉडी है। तो अब आप इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और ये आपने 100 न्यूटन का फोर्स ले रखा है। तो अब हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सो विल से दैट ओके, ये 2 kg की बॉडी है, यहाँ 100 न्यूटन है, यहाँ टी है और यहाँ पे इसका 2g लग रहा होगा, 2g लग रहा होगा। तो ये बॉडी किधर जा रही है, ऊपर। तो इसका इक्वेशन हुआ 100 माइनस दैट इज 2g और माइनस टी एंड दैट इज इक्वल टू 2a। ऑलराइट, इसका काम खत्म, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को हमने यूज कर लिया। अब इनकी बात करें तो ये अगर 0.6 kg का है तो ये कितना होगा, 0.2 kg। 0.2 kg का मतलब 200 ग्राम, ये भी 0.2 kg का और ये भी 0.2 kg का। तो अब ये जो आपके पास बचा हुआ है, इसको आपने टी लिखा, इसका ऊपर, इस रस्सी का टी ऊपर लगेगा और इसका एक अपना वेट होएगा इस 0.2 kg का, वो किधर लगेगा, नीचे। इस 0.2 इसका नीचे लगेगा 0.2g, फिर इसका भी एक वेट होएगा जी, ये क्या होगा 0.2g इधर लगेगा, इसका भी एक वेट होगा जी, वो किधर लगेगा 0.2g, समथिंग लाइक दैट वी कैन थिंक ऑफ। सो नाउ मैं इस क्वेश्चन को मतलब लास्ट में जबानी आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। सो ये टी ले लिया, अब यहाँ पे क्या किया, टी माइनस 0.2g माइनस टी1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.2a लिख दिया। फिर अब दूसरे के लिए लिखोगे तो अब क्या होगा, टी1 उसका ऊपर चला गया, फिर 0.2g नीचे लग गया, फिर टी2 नीचे लग गया, दैट इज इक्वल टू अगेन 0.2a। फिर तीसरे की थर्ड पार्ट की बात करोगे तो जो वहां टी होगा, अच्छा यहाँ टी2 हो गया, यहाँ के टेंशन को आप टी3 मान लो, तो ये जो टी3 मानोगे यहाँ पे ये क्या होगा, टी3 होगा, ये टेंशन टी3 हो जाएगा हमारा, दिस विल बी टू टी3। तो ये टी1 कर लिया, टी2 आ गया, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, टी2 0.2g इसका और यहाँ पे टी3 एंड दैट इज इक्वल टू 0.2a। और अब टी3 ऊपर लग रहा है और 5g नीचे लग रहा होगा एंड दैट इज इक्वल टू 5a। सो नाउ फाइनली आप इसे सॉल्व करोगे, टी3 इस टी3 से, टी2 इस टी2 से, टी1 इस टी1 से कट जाएगा। सो फाइनली आया क्या, और ये टी से कट जाएगा, तो फाइनली दिस इज 100 माइनस व्हाट, दिस 2g, और ये तीनों सम हो गए 0.6g और ये 5। सो 2 और 5 7 और 7.6 इंटू 10, ये आ गया जी। एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच मास, 2 और 5 7, 7.6 a। So this is what acceleration is, how much now, 100 minus 76, so that comes out 24 divided by 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आपको टेंशन एट ए चाहिए, तो टेंशन एट ए चाहिए, ए इज दिस, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट टी1। ठीक है जी, तो टी1 तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको टी मालूम होगा, टी यू हैव टू नो अबाउट इट, तो पहले टी का पता कर लेते हैं तो टी1 मालूम हो पाएगा। आई होप यू गॉट इट दिस राइट। सो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको ए मालूम है और आई मीन टी पता करना ही पड़ेगा तभी जाके टी1 मालूम होगा। तो अब इस टी की बात करें तो ये टी कितना हो जाएगा, आपके पास ए की वैल्यू तो चली आई। सो 100 माइनस 2g दैट इज 20, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80, 80 माइनस 2a, so t is equal to how much, 80 minus 2a, so that is 80 minus 2 into a is how much, a is you have found 24 upon 7.6, ये आ गया आपके यहाँ से t की वैल्यू आ गई। तो दिस इज 80 माइनस 48 अपॉन 7.6। अब आप इसको सॉल्व करके इसकी एक वैल्यूज निकाल सकते हो। वंस यू नो टी, सो यू कैन फाइंड आउट टी1 निकालना है तो टी1 को क्या लिख देंगे, टी1 इज इक्वल टू टी माइनस 0.2g, 0.2g मतलब 2 हो गया, 0.2g मतलब 2 हो गया, फिर माइनस 0.2 और इंटू ए कर दीजिए, ए की वैल्यू जो आपने निकाल रखी है दैट इज 24 अपॉन 7.6। दस क्या किया आपने, टी रखा, 0.2g को 2 रख दिया, ये 0.2 इधर आ गया और दैट इज इक्वल टू टी1, यहाँ से टी1 आ गया। और फिर अब आपको टी1 मालूम चल गया,
So now you are interested to find what? You want to find T2 यहाँ पे, यानी कि इस B पॉइंट पे। तो T1 आपको मालूम है, तो T2 निकालना होगा। तो what you can do now again, T2 can be written as T1 और again 0.2 into G, that is 2, और फिर what, 0.2 into this 24 upon 7.6. So this is what T1 and T2 ऐसे करके निकाल सकते थे। तो इसको जबानी आप सॉल्व करने के लिए मतलब आप ये कर लेते एक्सेलरेशन, धड़ से ये पूरा समझ करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और फिर इनका इक्वेशंस लिख देते हैं, इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये थ्रेड होता, इफ दिस कुड हैव बीन थ्रेड, तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता। फिर ये क्या होता, यहाँ पे ये जो यहाँ ये अगर सिर्फ थ्रेड होता, मतलब मासलेस थ्रेड होता, रोप नहीं होता, तो यहाँ पे हर जगह टेंशन क्या हो जाता, सेम हो जाता। फिर आपके पास क्या हो जाता भाई, इस बॉडी पे 100, यहाँ 2G और यहाँ T लगता, फिर ये जो T होता है यहाँ पे T लग जाता और यहाँ 5G आ जाता। फिर आप इक्वेशन निकाल ले सकते, रस्सी का मास नहीं होता तो T1 T2 T3 का कोई चक्कर नहीं होता, यहाँ पे T होता और यहाँ पे T माइनस 5G इज इक्वल टू 5A कर लेते। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्लब करके सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट इट। अब इसमें वैल्यूज रखिए और आंसर निकाल दीजिए। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज टू सी अ लिटिल मोर बेटर क्वेश्चन देन दिस। तो क्या करने वाले हम लोग, देखिए अगले पेज पे चलते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ 8 kg 6 kg एंड 2 kg। तो आपको अब डरना नहीं है कि यार ये कैसे मास के साथ मास करेक्ट कर दिया। पहली बार में लगता है थोड़ा सा, बट आपको इतने क्वेश्चंस करा दिया मैंने कि अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है यहाँ पे। सो सी टेंशन इन ऑल थ्री स्ट्रिंग्स पता करना है। तो आप इमीडिएटली यू नो लाइक अगर आपने यहाँ के टेंशन को T1 मान लिया, ये T1 मान लिया, फिर द सेम टेंशन हियर विल बी T1 एंड T1, ये ऐसे होगा। और फिर यहाँ अगर आपने टेंशन T2 मान लिया तो ये टेंशन T2 हो गया। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। और अब आपको ये T1 और T2 निकाल लिया, तो इस पुली के ऊपर इधर T1 लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2T1 और यहाँ से 2T1। दैट्स हाउ द पॉइंट इज। सो अब आपको इधर देख रहे हो मास कितना है 10 kg, इधर कितना है 6 kg, तो इधर का मास से ज्यादा है, यानी कि द सिस्टम विल मूव लाइक दिस। तो आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, 8 और 2 10, 10 यानी कि 10G minus 6G and divided by 16 kg. So this comes out how much? This is 40 divided by 16, G को 10 लेते हुए, G को हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चला है और तब जाके सॉल्व कर रहे हैं। So we are solving here, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग इसका। So this is A is equal to now 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया, और 5/2 लिख लो या चाहे जो भी हो। दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन इज। नाउ यू वांट टू फाइंड टेंशन इन ऑल थ्री स्ट्रिंग्स। तो आप भाई ये बॉडी किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। सो T1 6G से बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, T1 minus 6G, that is 60, and that should be equal to 6 into 2.5. Therefore T1 should be equal to 60 plus this is 12 and 3 15, so this is 75 Newton. This is T1। और T2 की बात करें अब, so this is ये T1 आ गया, this T2 is going down, this T2 is going down, so इधर is how much 20, तो 20 minus T2, 20 minus T2 is equal to 2 into 2.5. That's how it is. So this implies from here T2 is how much? So this comes out 20 and this is 2.5 into 25 here. So that comes out 15 Newton. So T1 भी निकाल दिया और T2 भी निकाल दिया। अब बताओ 2T1 कितना होगा जी, यानी कि इसको T3 को हमने 2T1 लिख दिया, so that comes out 2 into 75, that is 150 Newton. That's how it is. The first part is solved. अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई टाइम टेकन बाय 2 किलोग्राम बॉडी टू रीच ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कितने देर में ये पहुंचेगा। सो एक्सेलरेशन आपको पता है, तो सेकंड पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, यू वांट टू फाइंड दिस टाइम कि कितने टाइम में वो यहाँ पे आएगा। दिस इज 20 मीटर गिवन, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। एस इज गिवन 20, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ और एक्सेलरेशन की जगह पे 2.5 एंड दिस टाइम स्क्वायर, ये टाइम निकालना था। तो ये क्या हो गया 20 और 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। सो दिस इज 5/4 into t square. So now this implies 20 into 4 80, 80/5 that is 16, therefore t is equal to 4 seconds. This is how it is. And अब आपसे पूछा गया है velocity of 6 kilogram body at the same instant when 2 kilogram reaches ground। तो जब अगर इसकी वेलोसिटी कितनी, ये टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी भी निकाल लो और जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि all are starting from initial velocity 0 and they all have a same acceleration।
So up you can write v is equal to u plus at, that is 0, or acceleration is 2.5 and the time is 4. So this is 10 meter per second. That's how the question is done. So अगर बेसिक समझ में आ गया तो कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन वेरी इजीली डू इट. अब अगर यहाँ पे 8 और 2 10 था या 6 किलोग्राम, अगर इस क्वेश्चन को मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ, दिस इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू. अगर यहाँ पे कोई मास और कनेक्ट कर दिया गया और इस मास को कनेक्ट करके बोला जाए हेलो यहाँ पे एक ब्लॉक जोड़ दो आप, और एंड ये ब्लॉक जोड़ के आपने ऐसे रख दिया, ठीक है जी, इस तरीके से a kind of this. ये गड़बड़ हो गया. जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, यस. तो अगर आपने इसको इसको थोड़ा सा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेयर या जस्ट ए मिनट. सो इफ वी टेक दिस एंड वी से दैट लाइक दिस, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और नाउ इट इज बीइंग सेड दैट अगर सपोज कर लो आपके पास ये इस जगह पे ये मास होता 7 kg का, हाउ मच 7 kg. तो अगर ये 7 kg का मास है तो अब फाइंड द सेम थिंग. ये 2 मीटर दिखा रखा है और ये 20 मीटर का दिखा रखा है. अब ये चलो यहाँ पे ये 6 kg है, इसको आप एक काम करते हैं, इसको सिर्फ 2 kg रख देते हैं. हाउ मच 2 kg, दिस इज 2 kg. एंड नाउ इट इज बीइंग सेड दैट कि डू द सेम क्वेश्चन अगेन. तो अब आप सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा. कैसे निकालेंगे, और उसमें केस केस में क्या होगा, टेंशन आपको 3 के बजाय क्या करना होगा, 4 स्ट्रिंग्स में निकालना पड़ेगा. 1 2 and 3 and 4, 4 strings में solve करना पड़ेगा. So do that questions on your own. So now we are going for next question. We have a question over here, and this question says that this question is in front of all of us. Like, see, there is weights like this. ये support system है, इसके ऊपर एक आपने mass रख दिया है. That mass is m. This mass is m, and there is a chain connected to this mass, and this chain is of uniform mass per unit length. Chain of uniform mass per unit length, and that is equal to m kilogram per meter, something like that. और इसका मास कितना है, m है. And this length is how much, 12/3, and this is l/3. It means this is how it is being shown to you now. पूछा जा रहा how long acceleration of mass will remain constant, यानी कि इस मास का acceleration कब तक constant रहेगा. The second part of this question is find acceleration of mass stays same when L/3 and 2L/3 part of chain has fallen. मतलब अभी L/3 गिरा हुआ है, अब अगर 2L/3 गिर जाए इस पे तो इस मास का क्या एक्सेलरेशन होगा. Find acceleration of mass when small l part L length of chain has fallen and L minus L is on table. So this is what the question is. तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग. So let's go for the solution of this question. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो पूछा गया हाउ लॉन्ग एक्सेलरेशन ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट. तो इस केस में जो ये चेन है, राइट, एंड दिस चेन हैज अ मास, तो इधर की तरफ जो मास हैंग कर रहा है दैट इज द कॉज, लाइक इसका जो वेट होगा उस वेट के वजह से इस पूरे सिस्टम पे एक पुल लगेगा, एंड दैट इज मेकिंग दिस होल सिस्टम ट्रेवलिंग डाउन. तो ये तो जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आएगा तो ये पुलिंग फोर्स और बढ़ जाएगा, तो एक्सेलरेशन और चेंज हो जाएगा. तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये होगा कि भाई जस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, मैंने कि जैसे ही थोड़ा सा पार्ट ऑफ चेन नीचे आया और जैसे जैसे चेन आता जाएगा नीचे तो ये एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा. सो एक्सेलरेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. तो इन दिस केस लाइक फर्स्ट पार्ट का ये एक्सेलरेशन ऑफ मास will keep on increasing, will keep on keep on increasing will keep on increasing. Acceleration of mass will keep on increasing. It will not remain constant. It will not remain. It will not remain constant. Remain constant. पहली बात तो ये हो. So right from the beginning. The second part is being said that कि अगर L/3 पार्ट नीचे गिर चुका है और 2L/3 ऊपर है, L/3 नीचे है और 2L/3 ऊपर है, तो अब बताओ उस केस में कितना एक्सेलरेशन होगा. So this is m किलोग्राम पर मीटर है और दिस टोटल लेंथ इज हाउ मच जी, 2L/3 और L/3 लिखा हुआ है. दिस इज chain of uniform mass, chain of uniform mass per unit length, and that is equal to how much,
m kilogram into m kilogram per meter. So if you talk about the total length is how much? अच्छा, you see L/3 इसको हम मीटर में लेके चलेंगे और 2L/3 को भी क्या लेके चलेंगे, मीटर में लेके चलेंगे. दैट इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग इट. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कितना मास आ गया हमारे पास, तो m इंटू L/3 नीचे आ गया, इधर कितना मास है, 2m इंटू L/3 ऊपर मास है. तो अभी जब L/3 नीचे गिर चुका है तो हमारे पास नीचे की तरफ कितना मास है जाई, m इंटू L/3 मास किधर है हमारे पास, नीचे की तरफ. और यहाँ कितना मास है हमारे पास. अच्छा, हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लाइक चेन ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ. एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स सी, अदरवाइज ये थोड़ा अजीब सा लगेगा. वी आर जस्ट चेंजिंग लिटिल बिट क्वेश्चन. यहाँ पे इसको हमने लिख दिया मास ऑफ चेन. वी आर राइटिंग मास ऑफ चेन इज मास ऑफ चेन मास ऑफ चेन इज इक्वल टू m. पूरे का मास कितना है, m है, और चेन यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है. सो मास ऑफ चेन m दे रखा है. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पूरे का मास आपको दे रखा है यहाँ पे, पूरे का मास दे रखा है m, तो L/3 का कितना मास होगा. तो हाउ कैन यू डू दिस. तो उसके लिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सो विल से दैट m/L दैट इज मास पर यूनिट लेंथ और इनटू L/3, तो दिस कम्स आउट m/3. तो ये हो गया हैंगिंग मास नीचे की तरफ. हैंगिंग मास, कितना मास नीचे लटक रहा है जी, सो मास पर यूनिट लेंथ इनटू L/3 दैट इज m/3 हैंग कर रहा है यहाँ पे. तो कितना मास ऊपर है जी, सो मास रेस्टिंग ऑन टॉप इज हाउ मच, दैट इज m प्लस, जैसे आपने ये निकाला उसी तरीके से m/L इंटू 2L/3 करेंगे, सो दैट विल कम आउट 2m/3. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो m प्लस 2m/3 ऊपर अभी रेस्ट कर रहा है और नीचे कितना लटक चुका है, m/3. तो अब क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सो विल बी सेइंग ऑन टॉप दिस मच है, बट हैंगिंग मास कितना हमारे पास m/3 है. तो ये जो हैंगिंग मास का जो वेट है, दैट वेट इज मेकिंग दिस अपर मास, और ये खुद इतना मास, ये सब कुछ किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तब हम लोग क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन, देन विल बी सेइंग दैट mg/3, दैट इज m/3 हैंग कर रहा था तो इसको g से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, m प्लस टोटल मास ऑफ द, ये m तो उस ब्लॉक का मास हो गया और ये m क्या हुआ, पूरे चेन का मास है, दिस इनटू एक्सेलरेशन है. So from here this acceleration comes out now mg by this is 3 on this is क्या हो गया, m plus m. तो ये आपके पास एक्सेलरेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का. नाउ द सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि अब कितना पार्ट फॉल कर चुका, 2L/3 गिर चुके, L/3 था, L/3 और आ गया 2L/3. तो अब हैंगिंग मास क्या हो गया, सेकेंड पार्ट में हैंगिंग मास की बात करें तो हैंगिंग मास हैज कम टू 2, I mean, that is m by L into 2L/3. So this is coming out 2m/3. So weight कितना हो गया, हैंगिंग वेट कितना हो गया, so हैंगिंग वेट कितना हो गया, so hanging weight is now 2m/3 into g. Now this much 2mg/3, this is responsible to make what, m plus m, and now this is a. तो अब ये एक्सेलरेशन क्या हो गया जी, so this is 2mg upon look 3m plus m. सो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे न्यूमरेटर जितना था उससे न्यूमरेटर यहाँ क्या हो गया, डबल हो गया. सो एक्सेलरेशन पहले जितना था उससे कहीं यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. नाउ थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो अब वहां पे कह रहा है स्मॉल एल नीचे गिरा हुआ, तो अब हैंगिंग मास की बात करें तो वो क्या हो गया हमारे पास, तो हैंगिंग मास को हम लोग लिखेंगे m/L इंटू दिस स्मॉल एल. ये हो गया हमारा हैंगिंग मास. तो हैंगिंग वेट क्या हो गया हमारे पास नाउ, तो हैंगिंग वेट इज नाउ दिस इज m by L into this L or into G. This is our hanging weight, and this is causing the whole system to accelerate. तो यानी कि this force is equal to, will be written now, m L upon this L or into this G is equal to m plus m into this A. So now from here A can be written as m G L, नीचे m plus m और into L.
दैट्स हाउ द पॉइंट इज. भले वो एल माइनस एल पार्ट ऊपर रह जाए एल माइनस एल पार्ट रह जाए, लेकिन जब गिरना होगा तो जो भी है वो भी गिर रहा होगा, ये भी गिर रहा होगा, और ये जो पार्ट है उसको भी एक्सेलरेशन मिलना चाहिए. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए? दिस रिजल्ट इज टेलिंग यू समथिंग. क्या कह रहा है कि देखो भाई, जैसे जैसे ये एल बदलता जाएगा, जैसे जैसे ये एल बदलता जाएगा, जैसे पहले ये एल बाई थ्री रखा तो काट दिया, तो एल बाई थ्री किया तो क्या देखो, एम जी बाई थ्री एम. एल को टू एल बाई थ्री रखा है तो क्या हो गया यहाँ पे, टू एल बाई थ्री रखा तो टू हो गया, थ्री यहाँ आ गया, यानी कि टू एम जी बाई थ्री हो गया. सो यू कैन चेक इट लाइक दिस किसी भी तरीके से. अगर एल और एल का रेशियो आपको मालूम है तो उसको रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए. तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. नाउ विल गो टू अनदर क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट दैट अनदर क्वेश्चन वी हैव. जस्ट मिनट. सो दिस पार्ट वाज वाइट, सो मैंने उसको हटा दिया, ब्लैक कर दिया. आई होप यू गॉट इट नाउ. तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. दिस so we have this question number 7 now, and this question number 7 says that you see, पहले let's see understand this situation. There is a rigid support, ये fixed support है हमारे पास, और इस फिक्स सपोर्ट के साथ एक पुली अटैच है. इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को पवन ने और राम ने दोनों ने होल्ड कर रखा है. both are holding this string by their hands. Ram is of 20 kg and Pawan is of 30 kg. Question है कि by what minimum acceleration Ram should climb up the string so that the pawn remains static in air, but he kept holding the string. But वो string को पकड़े रखता है, ये उसका काम है. He is not pulling string by applying some additional force. He just kept holding. So this is the first case, like by what minimum acceleration Ram should climb up the string so that the pawn remains static in air, but he kept holding the string. Okay. दूसरे केस में if Ram climbs the string by acceleration double than a minimum in first case, like इसमें, then find acceleration of pawan in a condition that he just kept holding the string. यानी कि दूसरे केस में भी अगर सिर्फ पवन उसको होल्ड किए रखे तो राम का एक्सेलरेशन अगर पहले वाले केस का डबल हो जाए तो उस केस में पवन का एक्सेलरेशन क्या होगा. दैट्स अ क्वेश्चन हियर. सो और अब हाउ वी शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन टू सॉल्व. So see how we are going to, let's go for the solution of this question. तो यहाँ पे हम solution की बात कर लेते हैं. So let's go to the next page and let's find the solution. That will be a better way of doing it. So see, first case में when Ram is climbing up the string and Pawan is static. Pawan is static. So बड़ी सिंपल सी बात ये है कि इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब पवन स्टैटिक है तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि पवन ने सिर्फ रस्सी को पकड़े रखा है. तो रस्सी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, रस्सी पे फोर्स लगाएगा. तो इसने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया, अपने वेट के बराबर. ही इज होल्डिंग द स्ट्रिंग. ठीक है जी. ही इज नॉट क्लाइंबिंग, ट्राइंग टू क्लाइंब द रोप, और ना वो अपने हाथ को स्लिपरी बनाए रखा है, ना तो वो स्ट्रिंग पे स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड. तो ही जस्ट होल्डिंग द रोप. सो जितना इसका mg है इतने के बराबर ये अपने ऊपर फोर्स लगाना चाहेगा. किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू. तो इसने स्ट्रिंग को क्या करना है, होल्ड करना है. तो अब देखो स्ट्रिंग पे इसने पवन ने कितना फोर्स लगाया. सो पवन ने स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगाया, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर. लेट्स सी, दिस इज द स्ट्रिंग वी हैव, दिस इज द स्ट्रिंग वी हैव, और इस स्ट्रिंग पे पवन ने फोर्स लगाया, और पवन यहाँ पे है यही. अब हर होल्डिंग दिस रस्सी. तो रस्सी ने पवन के ऊपर कितना फोर्स लगाया, रस्सी ने पवन के ऊपर कितना फोर्स लगाया, ये सवाल है. तो चलो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं. रस्सी ने पवन के ऊपर इतना फोर्स लगाया, और इसका एक वेट भी लग रहा था, इसका, इस बंदे का एक वेट लग रहा था नीचे की तरफ. तो ये पवन का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ. पवन ने क्या किया है, रस्सी पे फोर्स लगाया, किधर की तरफ, ये. रस्सी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये टी. पवन ने रस्सी को खींचा अपनी तरफ,
रस्सी ने इसके ऊपर लगाया टी और इस पवन का वेट है 30 जी। तो इसका मतलब पवन अगर स्टैटिक है तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, द टी शुड बी इक्वल टू 30 जी। यानी कि अगर टी 30 जी के बराबर है, दिस टी इज इक्वल टू 30 जी, इसका मतलब दिस टी इज इक्वल टू 300 न्यूटन। सो अब अगर 300 न्यूटन से ये रस्सी को तो खींच ही रहा है, अब आपको ये समझना है कि अगर 300 न्यूटन का इधर टेंशन होगा इसमें, तो 300 न्यूटन का टेंशन अगर इस बंदे ने रस्सी को 300 न्यूटन से खींचा है, तो इधर भी स्ट्रिंग में 300 न्यूटन का होना चाहिए। लेकिन ये तो 20 केजी का ही है, इसका मतलब ये तो सिर्फ 200 न्यूटन से रस्सी को खींच सकता है। तो ये 300 न्यूटन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रस्सी पे और ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब दूसरे साइड की रस्सी की अगर हम बात करें, तो अब दूसरे साइड की रस्सी की बात आपको समझनी होगी। तो ये दूसरे साइड की रस्सी ले ली आपने, इधर भी आपने, यानी कि इस बंदे ने, जो दूसरे साइड का बंदा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा है, 300 का। तो अब जो दूसरा बंदा हमारे पास है यहाँ पे, दिस फेलो, तो दिस दूसरे फेलो पे, ठीक है, ऐसे समझ लेना कि ये इसकी नोज है। अब ये दूसरा फेलो, तो दूसरे फेलो पे जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 300 न्यूटन का इधर, और इसका वेट कितना है जी, 20 केजी का। तो इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके का, ये 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगेगा। एंड ही इज होल्डिंग दिस इज होल्डिंग दिस रोप लाइक दिस, ऐसे होल्ड कर रखा था। तो ये 300 से खींच रहा था, तो अब इस पे फोर्स लग गया 300 न्यूटन का। इधर क्या लगा, 200 न्यूटन का, 20 जी, दिस इज 20 जी, दैट इज 200 न्यूटन। सो अब 200 न्यूटन और 300 न्यूटन में, यानी कि इसने रस्सी को 300 से खींचा, इस बंदे को ये 200 से ही रस्सी को लगा रहा था, लेकिन ये चाहता है कि ये बंदा चाहता है कि ये टिका रहे। तो इसने जितना ये रस्सी को 300 से खींचा, इसने भी रस्सी को 300 से खींचा, तो रस्सी ने इसके ऊपर 300 लगा दिया। अब इसके साथ क्या हुआ, तो 300 अपवर्ड फोर्स है, 200 डाउनवर्ड फोर्स है, दिस इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 20, और इसका एक्सेलरेशन ए हो गया। तो दिस इज 100 इज इक्वल टू 20 ए, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये इस रस्सी पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, देन ओनली ही विल बी पुलिंग दिस रोप बाय 300 न्यूटन, और 300 से पुल करेगा, और ये भी 300 से खींच रहा है। तो इधर की रस्सी ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, और ये बंदा इस तरीके से स्टेटिक रह जाएगा, और ये इस रस्सी पे इतने एक्सेलरेशन से चढ़ता हुआ जाएगा। नाउ इन द अदर केस, व्हाट इज दैट अदर केस, अदर केस वी आर सेइंग इज कि लेट्स सपोज कि इसका एक्सेलरेशन, ये पार्ट वन सॉल्व हो गया। अब पार्ट टू की बात कर लेते हैं, तो पार्ट टू को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। पार्ट टू के लिए अब ये बार बार इसको अगले पेज पे लेके ड्रॉ करना दिक्कत हो जाएगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट इज डन, तो सेकंड पार्ट को हम लोग अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। वी आर डूइंग सेकंड पार्ट हियर। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट लुक, अब ही इज क्लाइंबिंग बाय हाउ मच, 5 के नहीं भी 10 से। तो 10 से क्लाइंब करने के लिए इसको रस्सी को और जोर से खींचना पड़ेगा, सो ही विल बी अप्लाइंग दिस अनदर सिचुएशन, तो अनदर फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा। तो वो कितना होगा भाई, सो लेट सपोज ही हैज अप्लाइड टी डैश रस्सी के ऊपर, रस्सी पे इसने कितना लगाया टी डैश, तो रस्सी इसके ऊपर कितना लगाएगी टी डैश माइनस 200, दैट इज 200 न्यूटन, दैट शुड बी इट्स मास, दैट इज 20। और इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया, दिस टी डैश इज इक्वल टू, ये 200 इधर चला गया, और ये कितना हो गया, ये भी 200 हो गया। सो दैट कम्स आउट 400 न्यूटन, 400 न्यूटन आ गया। यानी कि इस बंदे ने रस्सी को 400 न्यूटन से खींचा। अब ये बंदा तो रस्सी को सिर्फ 300 न्यूटन से ही पकड़े हुए है, यस, और रस्सी इधर 400 न्यूटन से खींचे जा रही है। तो बट इस रस्सी में तो टेंशन 400 न्यूटन का आ जाएगा, और ये 400 न्यूटन का आ जाएगा, और ही जस्ट होल्डिंग द रस्सी, he is not letting the रस्सी slip, he is not letting the thread slip. So in that situation what is going to happen, जब इधर से 400 लगेगा, तो 400 इधर भी इस रस्सी में टेंशन आएगा, ये तो होल्ड किए हुए हैं। तो अब ये होल्ड करेगा, क्या होगा, ये तो 300 ही लगा रहा है भाई, 300 लगा रहा है, लेकिन इधर वाला बंदा 400 से रस्सी को खींच रहा है, तब उस पे क्या होगा, ये रस्सी इसके ऊपर क्या करेगी, ये रस्सी इसके ऊपर 400 लगाएगी, 400 लगाएगी। तो ये 400 लगाएगी, ये कैसे लगा सकती है 400, 400, सो वी नीड टू लुक एट दिस हियर। अब अगर ये बंदा सिर्फ रस्सी को होल्ड किए रहेगा, तो 400 न्यूटन लगाएगा अगर ये, तो ये रस्सी क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये इधर 400 न्यूटन लगाएगा, यानी कि रस्सी के ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है, और ज्यादा तेजी से पुल कर रहा है, तो उस केस में रस्सी इससे स्लिप करते हुए किधर जाएगी, नीचे जाएगी।
अब रस्सी ऐसे जब ये चढ़े जा रहा है इसके ऊपर 400 न्यूटन से, तो ये रस्सी के ऊपर एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। तो जब 400 न्यूटन होगा तो 400 न्यूटन का टेंशन इधर भी होना चाहिए ना। तो 400 न्यूटन का टेंशन इस रस्सी में कैसे आ सकता है? हाउ ही कैन अप्लाई दैट? तो उस केस में ये बंदा भी रस्सी पे फोर्स लगाएगा, 300 के बजाय 100 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा। सो दैट कि ही जस्ट केप्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग। तो अगर ये 400 न्यूटन ये बंदा फोर्स लगा रहा है, तो ये बंदा जो है अब क्या करेगा, 400 न्यूटन लगा तो, और ये 300 न्यूटन ही इस पे लगा पा रहा था अपने वेट की वजह से, तो और इधर 400 लग रहा है, तो रस्सी इसके हाथ से क्या होती जाएगी, स्लिप होती जाएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो रस्सी इसके हाथ से स्लिप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही सेइंग दैट इन अ कंडीशन ही जस्ट केप्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को अपने हाथ से स्लिप नहीं होने देने जा रहा है। तब उस केस में जबकि रस्सी इसके हाथ से स्लिप हो रही है और ये नहीं होने देना चाहता, तो ही विल हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के लिए क्या किया, तो ये बंदे ने 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यानी कि टी डैश हो गया। तो ये बंदा अब रस्सी को कितने से खींच रहा है, 400 न्यूटन से। तो नाउ फोर फॉर दिस, और पवन अगर आप इस बात को करोगे तो ये कितना आएगा, 400। इसने अब चूंकि अब रस्सी को अपने हाथ से स्लिप नहीं होने देना चाह रहा है, सो ही हैज अप्लाइड एडिशनल फोर्स, चूंकि रस्सी उसके हाथ से स्लिप हो रही थी और ही जस्ट केप्ट होल्डिंग द थ्रेड। तो उस केस में इसने 400 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन इसके बॉडी पे वेट कितना लग रहा था, सिर्फ 30 जी का, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 30 इंटू ए पवन होना चाहिए, दैट शुड बी व्हाट। नाउ 400 माइनस दिस 300 and that is equal to 30 into a power. So in that case a power कितना आ गया जी, so this is 100 divided by 30, that comes out 10 by 3 meter per second square. तब अगर वो, so this is the practical situation, I hope you have got it now. So uh, I have explained it. This is the situation कि ये बंदा पहले रस्सी पे चढ़ रहा है कुछ इस तरीके से कि ये रस्सी, आई मीन ही रिमेन्स स्टेटिक, मतलब रस्सी ऊपर नहीं जा रही है और ये बंदा ऐसे ही स्टेटिक रह जाता है। दूसरे केस में इसको स्टेटिक रहना कंडीशन नहीं है, बट ही केप्ट होल्डिंग द थ्रेड, यानी कि अब उस रस्सी पे ये बंदा खूब तेजी से चढ़ रहा है, मींस ही इज पुलिंग द रोप विथ मोर लार्जर फोर्स। इन दैट सिचुएशन द थ्रेड एंड दिस फेलो बोथ विल कीप ऑन गोइंग। और यहाँ पे 400 न्यूटन इधर से पुल रहा है तो 400 न्यूटन इधर से भी होगा, और 400 माइनस 300 करके इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। So that's what I have explained you. I hope you got it now. So we'll go to the another question and let's see what another question is there for us. So we have this question now, right? And this question is now, when body is allowed to fall after 2 seconds, like there is a 7 kg mass and 3 kg mass, and ये massless pulley है. This is a pulley and obviously massless है. Massless pulley है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट में 3 केजी और 7 केजी का मास इस पुली के ऊपर से पास हो रहा है और दिस आर हैंगिंग, राइट। ये 40 मीटर का डिस्टेंस है एंड दिस इज ऑफ 30 मीटर। लेट्स सपोज ये 30 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। चलो 30 नहीं, इसको 10 रख देते हैं, दिस इज 10 मीटर। So what I'm saying is that when body is allowed to fall, प्लीज इन दोनों को छोड़ दिया, मतलब दोनों को एक बराबर पे ला करके छोड़ दिया। व्हेन बॉडी इज अलाउड टू फॉल देन आफ्टर 2 सेकेंड स्ट्रिंग इज ब्रोकन, ये धागा टूट जाता है। देन फाइंड हाउ मच टाइम देयर आफ्टर bodies will take bodies will take to reach ground, how much time thereafter bodies will take to reach ground, कितने टाइम बाद बॉडीज ग्राउंड तक पहुंचेंगी। दिस सेपरेशन इज 40 मीटर। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सो लेट्स डू इट लाइक दिस। सो नाउ हियर इन दिस केस ये 3 केजी एंड 7 केजी की बात है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? सो वी कैन से राइट 7g माइनस 3g डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 दैट इज 10। So this is 4g, that is 4 into 10 divided by 10. So this acceleration is 4 meter per second square. Okay. अब 4 meter per second square का acceleration है and they are traveling for how long time? 2 seconds. So in 2 seconds, 2 seconds में 2 seconds के अंदर in 2 seconds 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम will ascend, ऊपर चढ़ेगा, will ascend. How much? Will ascend I should say. So how much by? Let's suppose this s is equal to ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन कितना रखेंगे आप, 4 टाइम 2
2 सेकंड का स्क्वायर दैट इज 4. सो दिस इज 16/2 दैट इज 8 मीटर. तो ये 8 मीटर ऊपर चढ़ेगा. क्या इसकी वेलोसिटी 3 किलोग्राम विल असेंड एंड वेलोसिटी उसकी क्या होगी? दैट वेलोसिटी इज लाइक u प्लस 80. तो 0 प्लस एक्सेलरेशन 4 और टाइम लगाया 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो एक्सेलरेशन 4 है तो वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकंड हो गई और 2 सेकंड के अंदर इसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया वो 8 मीटर ट्रेवल किया. लाइक दिस बॉडी विल राइज अप टू 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर, एंड द वेलोसिटी एट दैट टाइम विल बी 8 मीटर पर सेकंड. और ये 8 मीटर नीचे जाएगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 8 मीटर पर सेकंड. सो लेट्स सपोज कि ये बॉडी यहाँ पे आ गई और इसके पास 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इधर की तरफ, एंड दिस इज नाउ हाउ मच मीटर? 8 मीटर. ये ऊपर चढ़ गया, ये 8 मीटर नीचे फॉल कर गया भाई. 8 मीटर नीचे फॉल करने के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड हो गई. दैट्स व्हाट द सिचुएशन. धागा टूट गया. तो धागा टूटने के बाद क्या हो गया? अब इनका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रह जाएगा. नाउ दे विल बी कमांडेड बाय ग्रेविटी. दे आर टेकन अंडर कंट्रोल बाय द ग्रेविटी. सो ग्रेविटी अब इसको फॉल कराएगी. तो ग्रेविटी अब इसको यहाँ से फॉल कराना चाहेगी. तो टोटल कितना है? ये 40 मीटर. 40 में से कितना गिर चुका है? ये 8 मीटर. तो कितना बचा? 32 मीटर. सो फॉर 7 केजी अगर आप लिखेंगे, फॉर 7 केजी मास टाइम निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए. नाउ एस कितना रखिए? 32 मीटर. यू कितना हो गया जी? 8. एंड द टाइम वी हैव टू कैलकुलेट. लेट सपोज t1 1/2 और एक्सेलरेशन कितना रखेंगे? अब 10, एंड दैट इज t1 स्क्वायर. दिस 32 इज इक्वल टू 8t1 प्लस 5t1 स्क्वायर. और आप यहाँ से t1 निकाल सकते हैं. this is a quadratic equation you can find from here. एंड फोर 3 केजी अगर हम पूछे तो अब क्या होगा जी? तो 3 केजी किधर जा रहा? उसके पास जिस टाइम पे धागा टूटा उसकी वेलोसिटी किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में. और यहाँ से ये कितना जा चुका है? 8 मीटर. तो ये 40 और ये 8 कितना हो गया? 48 मीटर. यहाँ से इसका 48 मीटर का सेपरेशन हो गया. और 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसके ऊपर है. तो अब उस केस में इसको यहाँ से ऊपर जाना है और फिर वहां से ऐसे आके फिर नीचे ग्राउंड पे आना है. तो इसके लिए अगर टाइम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ऐसे, और एस कितना रखेंगे? -48. क्योंकि 8 ऊपर चढ़ चुका है और 40 ही है तो ग्राउंड से उसकी अभी हाइट कितनी है? 48 मीटर. तो अब यहाँ से ऊपर जा करके फिर यहाँ आएगी और फिर नीचे आएगी. सो जिस जगह से हम ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए, ऊपर जाकर नीचे आने का तक का चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा? 48. इनिशियल वेलोसिटी कितना माना जाएगा? +8. टाइम क्या रख दिया यहाँ पे? t2 कर दिया 1/2. एक्सेलरेशन कितना रखा? -10 इंटू t2 स्क्वायर. अब हियर आई हैव फॉलोड साइन कन्वेंशन. क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सेलरेशन इधर है. तो यहाँ पे सब कुछ एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन लगाया और इससे इकट्ठे टाइम आ जाएगा. और यहाँ साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब एक ही डायरेक्शन में. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट. यहाँ से आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए. दिस वे यू कैन फाइंड t1 and t2. So I hope you got this. So now let's go to another question. And another question is like this. There is this kind of arrangement, like एक तरीके का ये कोई सपोर्ट सिस्टम है. दिस इज अ फ्लोर और इस फ्लोर के ऊपर कोई बंदा खड़ा है और ये बंदा 50 किलोग्राम का है. सेम बंदा इज हेयर. तो अब एक इस बंदे का अगर फिगर बनाए तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट तो हो नहीं सकता, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये सिकुड़ गया है. सो द सेम फेलो इज हेयर, या यू कैन से ही इज अ डिफरेंट फेलो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स सी. सो 50 किलोग्राम का बंदा अगर इस फ्लोर पे खड़ा है और ये बंदा 50 किलोग्राम का इस फ्लोर पे खड़ा है, एंड बोथ हैव अ जॉब टू टेक दिस बॉडी अप. 25 किलोग्राम बॉडी को ऊपर खींचना है. फ्लोर कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 700 न्यूटन एज अ लोड. यानी कि फ्लोर मैक्सिमम कितना ले सकता है? 700 न्यूटन का लोड ले सकता है. देन फाइंड इन विच केस इट इज सेफर टू पुल द लोड. किस केस में लोड को पुल करना आसान होगा? This question is uh, uh, this question is from NCERT I have taken, and ये आपके एडिशनल क्वेश्चन के में दे रखा है. सो स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो तो मैंने आपको ये चाहा कि यहाँ पे समझा दूं मैं यहाँ पे. लुक एट दिस हियर. तो हमारा टाइटल तो टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप की बात है, लेकिन चूंकि उसी के सहारे सब कुछ हो रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसी टाइटल के अंदर शामिल किया है.
Now floor can take maximum of 700 Newton as load, then find in which case it is safer to pull the load. इसमें और इसमें. अब देखो जी, ये बंदा इस सरफेस के ऊपर खड़ा है, तो ये कितना होगा, 50 केजी का है. कितना वेट लगा रहा होगा, 50 जी, 500 न्यूटन का. नॉर्मल एक्शन, ये रिएक्शन कितना होगा, 500 का. लेकिन अब ये 25 किलोग्राम को खींच रहा है, तो 25 किलोग्राम को खींचने के लिए ये बंदा 25 किलोग्राम को खींचने के लिए क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा. किस पे, इस मास को पुल करेगा टी से. तो ये टी से पुल करेगा, तो ये भी क्या करेगा, स्ट्रिंग भी उसको किससे पुल करेगा, टी से. तो स्ट्रिंग ने जो टी से पुल किया इसको, इसने स्ट्रिंग स्ट्रिंग के थ्रू इस मास को पुल किया. इस मास ने स्ट्रिंग के थ्रू इसको पुल डाउन किया. तो जो टी फोर्स लगा इस बंदे पे, इस स्ट्रिंग ने जो इस पे लगा है, वो बंदा इसी इसी पे लग रहा है. तो अगर हम इस पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम इस पे दिखाना चाहे, बंदे पे दिखाना चाहे फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक तो हम बोले कि भाई देख तेरा 50 केजी का जो फोर्स है, 50 जी वो लगेगा. और दूसरा भाई तेरे ये जो टी लग रहा है, वो टी भी फोर्स हमें दिखाना पड़ेगा. सो विल हैव टू शो दैट टी ऑल्सो, वो आखिर फाइनली तुम्हारे पे ही लग रहा है. तो जो तुम्हारे पे लग रहा है, तो वो दोनों यानी कि तुम पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 50 जी और एक टी लग रहा है. सो नाउ हियर दिस इज 50 जी एंड दिस इज टी. ये दो ऐसे लग रहे हैं, और इसके बराबर ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलकर इस पे एक्शन होगा, और सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन इसके हिसाब से लगाएगा. नॉर्मल रिएक्शन इसके हिसाब से सरफेस लगाएगा इसके ऊपर. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ मच दिस टी इज. तो अगर हम ए केस में इसको फिगर ए मान लेते हैं, इसको फिगर इसको फिगर ए मान लेते हैं, इसको फिगर बी मान लेते हैं. तो ए के केस में, इन केस ऑफ इन केस ऑफ फिगर ए, फिगर ए के केस में क्या हुआ, तो टी कितना हो चुकी है, इस बंदे को इसको लेके जाना है. सो इट इज नॉट बीइंग सेड दैट कि इसको पुल करना है. तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन का कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे भी इसको खींच सकता है. बट अगर कोई एक्सेलरेशन है, अगर इसको एक्सेलरेशन से पुल करना होगा, तो और भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ही इज जस्ट पुलिंग, लेट सपोज टी इज इक्वल टू 25 जी. टी इज इक्वल टू 25 जी यानी कि 250 न्यूटन का फोर्स इसने इस पे लगाया, मास पे, इस स्ट्रिंग के थ्रू. तो स्ट्रिंग ने उसके ऊपर क्या लगाया, 250. तो अब इस बंदे के ऊपर सो ऑन 50 केजी मैन, 50 केजी मैन कितना फोर्स लग गया. सो यू आर सेइंग टी प्लस 50 जी, and that t is 250, and this is 50, 250 and this is 500. This come out 750. अगर मैं g को 9.8 भी लेता यहाँ पे, तब भी इसकी वैल्यूज क्या हो जाती, 700 से ज्यादा हो जाता है. तो 50 ऑन 50 केजी मैन कितना होगा, 750 लग रहा है. यानी कि ये बंदा फ्लोर पे कितना लगा रहा है, 750 न्यूटन. हम फ्लोर कितना ले सकते हैं, 700 न्यूटन. so this is not safer. So action on floor action on floor is of 750 newton, so not safer. So therefore not safer, यानी कि ये तरीका अप्लाई करना ठीक नहीं है. ठीक है जी. now here in this case what is happening, इस केस में ये बंदा क्या कर रहा है, इसको रस्सी के सहारे पुल कर रहा है. गेटिंग इट नाउ. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी आई मीन बहुत अच्छे से समझना होगा. नाउ अगेन दिस फेलो इज पुलिंग दिस थ्रेड. थ्रेड को किधर पुल कर रहा है, नीचे. अब ये बंदा इस केस में थ्रेड को किधर पुल कर रहा है, नीचे. तो थ्रेड ने इस पे किधर लगाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया. तो थ्रेड, अगर इसने थ्रेड को पुल किया नीचे, तो थ्रेड ने इस पे किधर फोर्स लगा दिया, ऊपर. इसने थ्रेड को पुल किया, तो थ्रेड ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया. ओके. और फिर क्या हुआ कि इसने टी से खींचा, तो इस पे टी ऊपर लग गया. अब अच्छा, इसने टी से खींचा तो इधर भी क्या होगा, टी होगा. यहाँ भी क्या लग जाएगा, दैट ओके ना. और फिर यहाँ क्या लगेगा, टी. तो इसने ये टी से खींचा, तो ये थ्रेड जो है, टी से खींचा, तो इस थ्रेड के थ्रू इसने 250 केजी पे, इस 250 के सॉरी 25 केजी पे टी से फोर्स लगा. तो 25 केजी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया, समथिंग लाइक दिस. तो ये थ्रेड पे दिखा दिया. बट फिलहाल क्या है, थ्रेड पे इसने फोर्स किधर लगाया, नीचे की तरफ. तो थ्रेड ने इस पे किधर लगाया, ऊपर की तरफ. इस बंदे का वेट कितना है भाई, हाउ मच दैट वेट ऑफ दिस फेलो इज सेम. सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ हिज बॉडी वेट लाइक दिस. ये बॉडी वेट होगा इसका. और अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन आपने दिखा दिया कुछ इस तरीके से कि भाई इस पे नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस फेलो. ओके. सो
नाउ इन दिस सिचुएशन सी, टी किधर लग रहा है, ऊपर, mg किधर लग रहा है, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, ऊपर. सो लाइक एक्शन ऑन फ्लोर अगर हम ढूंढना चाहें, एक्शन ऑन फ्लोर ढूंढना चाहे, फ्लोर पे एक्शन कितना हुआ, तो टी ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है. सो mg माइनस टी, दैट, एंड ये टी होना कितने के बराबर चाहिए, दिस टी शुड बी इक्वल टू, and this T should be equal to 25 G, that is 250 Newton हमने मान लिया. So this mg is 50 G minus 250, so this is 500 minus 250, so this becomes 250 Newton. That's how it is. So you can say that कि अगर ऐसे पुल कर रहा है, so ये बंदा इस सरफेस के ऊपर एक्शन ऑन फ्लोर कितना लगा, सिर्फ 250 न्यूटन का, यानी कि इस तरीके से ये इससे भी ज्यादा वेट को क्या कर सकता है, पुल कर सकता है. I hope you got it now. So this is how this question is to be attempted. Now, our last question of this lecture. So question number 10. Find tension in rope. You see there is fixed support, and इस fixed support के साथ हमने एक रस्सी लगा रखी है और इस रस्सी पे एक मंकी को ऐसे लगा दिया. मंकी 40 kg है. तो find tension in rope. If monkey of 40 kg climbs up by 6 meter per second, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, climbs down 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, climbs with constant up climbs up with constant velocity of 5 meter per second and falls down freely. If rope can take maximum tension of 600 Newton, then which above cases are possible? इसमें से कौन सा केस पॉसिबल है? That's what the point is. चलो हम लोग पहले सबका निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यानी कि हाउ टू रीच टू द सॉल्यूशन नाउ. तो ये इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग. सो पहले केस में हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट केस में ही इज क्लाइंबिंग अप, तो वो रस्सी को कितने से लगाया हुआ, टी से, तो रस्सी ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगा दिया, टी, और ये इस पे कितना लग रहा, 40 जी. तो अब टी माइनस 40 जी, जी बोले तो 10, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 40 इंटू एक्सलरेशन 6. तो ये कितना आ गया जी, तो ये 400 उधर चला गया, सो दिस इज 400 प्लस 240, दैट इज 640 न्यूटन. पहले केस में 640 न्यूटन आ गया पहले, और ये कितना ले सकता है, 600 न्यूटन, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये भैया पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि ये स्ट्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है, 600 न्यूटन. आ इसके केस में तो ये क्या हो गया, 640 न्यूटन आ रहा है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इसमें बताओ कि सेफ्टी लिमिट के तहत इसमें कितना एक्सेलरेशन ये ले सकता है, तो अगर 600 इसको मान लो, तो 600 माइनस 400, 200, 200 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से ये ज्यादा से ज्यादा जा सकता है. तो अगर वो पूछा जा सकता, राइट. ऑल्सो इसमें यहाँ पे लिख देते, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन by which he can climb, by which he can climb, I mean he can climb up. अगर ये सवाल होता तो इस केस में क्या होता है, तो इसी क्वेश्चन का, यानी कि इस लास्ट पार्ट को सॉल्व करना होता है, तो हम लोग क्या कर देते, 600 माइनस 400 एंड इज इक्वल टू 40 इंटू ए लिख देते, और फिर क्या आ जाता है, 200 डिवाइड बाई 40, दैट इज इक्वल टू ए, सो दिस ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बच्चा लोग समझ गए होंगे आपको ये कैसे सॉल्व किया गया, मतलब दिस और दिस इकट्ठे मैंने कर दिया आपको यहाँ पे ही. ओके. क्लाइम्स डाउन बाई 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे केस में कहा जा रहा है कि क्लाइम्स डाउन बाई 4 मीटर पर सेकंड. तो अब अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्लाइम डाउन हो रहा है, सो ही इज नॉट गोइंग अप, ही इज गेटिंग डाउन. तो अब क्या होगा, 40 जी और टी में से कौन बड़ा होगा, 40 जी बड़ा होगा. सो 40 जी में से टी कटा दिया, एंड दैट शुड बी 40 इंटू ए, और ए कितना होगा बताया गया 4. सो दिस इज 400, और ये 160 इधर लेके आया, और इधर आ गया टी, दैट टी कम्स आउट हाउ मच, सो दिस इज 240 न्यूटन. दैट्स ऑल. सो ठीक है, बड़ी आसानी से, यानी कि जब वो नीचे आएगा तो इसमें टेंशन इसके वेट से भी क्या हो गया, कम हो गया. क्यों, क्योंकि उसने रस्सी को धीरे धीरे छोड़ रहा है, सो ही इज होल्डिंग द रोप विथ अपने वेट के बराबर के अमाउंट का फोर्स रस्सी पे नहीं लगा रहा, उससे कम लगा रहा है. तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करना. एक तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू
हम लोगों ने अपेरेंट वेट इन लिफ्ट जो है, अपेरेंट वेट इन लिफ्ट को पढ़ाने की कोशिश की है इसमें। अपेरेंट वेट इन लिफ्ट को पढ़ाने का ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। एनीवे, अगले लेक्चर में हम लोग इसको शामिल करेंगे। नाउ द पॉइंट इज दिस, थर्ड सेकंड इज क्लियर। नाउ क्लाइम्स अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, थर्ड केस में। अब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तब उस केस में ऊपर जाए चाहे नीचे है, टी माइनस 40 जे आप लिख दो। अगर ऊपर भी जा रहा है और एक्सेलरेशन जीरो है तो 40 इंटू जीरो, सो दिस कम्स आउट टी इज इक्वल टू 40 जी, दैट इज 400 न्यूटन। सो इसमें तो टेंशन अपने वेट के बराबर लगेगा। और चौथे केस में, इफ इज फॉलिंग फ्री, सो ही इज नॉट होल्डिंग द रूप ना इन दैट केस, सो टेंशन विल बी जीरो, टी विल बी जीरो। सो गाइस, यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो इन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए जो रखा है, आई ओपनर है, कॉन्सेप्ट ओपनर है, कि आप इसको रियलाइज करें और इन 10 क्वेश्चंस के साथ और पीछे जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं, थोड़ा अपने नॉलेज को बिल्कुल अपडेट करिए, रिवाइज करिए। फिर अगला लेक्चर हम लोग जो करेंगे वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ होंगे, कंस्टेंट रिलेशंस को यूज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। So thank you very much for watching this video. God bless you. Keep liking, keep sharing, keep promoting, keep commenting. Bye bye. Thank you.